नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे संभल में हिंसा को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे की। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में जो खूनी बवाल हुआ था उसका पूरा सच अब आधिकारिक तौर पर सामने आ चुका है। यूपी सरकार की ओर से गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई। इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि संभल में भड़की हिंसा कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी खूनी साजिश थी। इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क सहित कई बड़े चेहरों पर भीड़ को उकसाने के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके बाद सूबे की सियासत गरमा गई है। जहां सपा इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रही है तो वहीं बीजेपी सपा पर हमलावर हो गई है और कह रही है कि समाजवादी पार्टी का दंगाई चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है यह पूरा मामला। देखिए जरा, उसके बाद चर्चा। रिपोर्ट से डिकोड संभल का कांड, बर्क का था हाथ, हमला प्री प्लान, दंगे के लिए रची गई थी साजिश, सपा सांसद ने लगाई थी माचिस। करीब 271 दिनों की लंबी और बारीक पड़ताल के बाद आखिरकार संभल हिंसा का सच सामने आ गया। जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, पूर्व IAS अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी AK जैन की कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए जानबूझकर अफवाहें फैलाई गईं। मस्जिद का वजू खाना खाली किए जाने की बात को गलत तरीके से प्रचारित किया गया ताकि मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भड़के। भीड़ अचानक नहीं जुटी थी बल्कि लोग पहले से ही लाठी, डंडे, पत्थर और अवैध हथियारों के साथ साजिश के तहत वहां पहुंचे थे। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें हिंसा के राजनीतिक कनेक्शन को डिकोड किया गया है। रिपोर्ट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को भीड़ जुटाने, भड़काऊ बयानबाजी करने और माहौल खराब करने का जिम्मेदार ठहराया गया है। हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हुई थी वो पुलिस की गोली से नहीं बल्कि उपद्रवियों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे। आयोग ने इस मामले में यूपी पुलिस को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है। रिपोर्ट में संभल के ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक शिफ्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 1947 के बाद से वहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी का संतुलन किस तरह से बदला है। रिपोर्ट आते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। इस पर चौतरफा बयानबाजी शुरू हो गई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और इसे एक तरफा बताया। वहीं बीजेपी सपा पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सपा का दंगाई चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी जांच रिपोर्ट में निष्पक्षता होनी चाहिए। सरकार को इसे राजनीतिक प्रतिशोध का जरिया बनाने के बजाय कानून व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अफसोस इस बात का है कि आज हम ऐसी चीज़ के लिए अपनी आपके सामने बात रख रहे हैं कि वो किसी हम अपनी अपराध की सफाई नहीं बल्कि जो हमारे अधिकार हैं उनका लिए जिस प्रकार ये रिपोर्ट पेश की गई उसके अधिकारों के लिए हमें अपनी सफाई देनी पड़ रही है। और जिस तरह से संभल के अंदर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमारे 5 निहत्थे लोगों की, हमारे भाइयों की जान ली गई, 100 से ज़्यादा लोग निर्दोष जिनके घर में खाने कमाने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं था वो बेचारे जेलों के अंदर रहे। और आज भी हम कानूनी लड़ाई बचाव कर रहे हैं। जो वक्त ऐसा था कि हम ये चाहते थे कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई और हम चाहते थे कि सर के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत कि आज उल्टा हमें अपनी बचाव की स्थिति मानना पड़ रहा है। हम क्यों अपनी सफाई से इस पर पेश कर रहे हैं? जान हमारी गई है ना कि किसी पुलिस के अधिकारी की, प्रशासनिक अधिकारी की। मैं ये नहीं चाहता कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी की किसी की जान जाती, लेकिन जान हमारी गई है और उसके बावजूद भी अपराधी हम ही साबित हो रहे हैं। ऐसा तो नाइंसाफी, जुल्म की इंतहा है। माननीय हमारे सांसद जियाउर रहमान साहब हैं और जो सुहेल इकबाल साहब भी हैं, वो संभल की जितनी भी आवाम है उनकी नुमाइंदगी करते हैं और इस तरह से
सियासी जो रहबरी करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको किसी साजिश के तहत उनका नाम डाला गया होगा। इसलिए कि जनप्रतिनिधि का जो काम है वो लोगों को राह दिखाना होता है, ना कि उकसाना होता है। मैं समझता हूं कि अगर जनप्रतिनिधियों ने वहां के हालात को ना संभाला होता तो जो 4-5 लोग वहां पुलिस की गोली से मारे गए हैं, न जाने और कितने मारे जाते अगर वो सब्र का और शैलीन और संवेदनशील का मैसेज ना देते। तो ये उनका नाम डाला जाना ये इस बात की दलील है कि सियासी रकाबत की बिना पर, पॉलिटिकल रंजिश की बिना पर उनका नाम डाला गया है, उन दोनों लोगों का। हम लोग उस समय भी कहते थे कि ये संभल की हिंसा प्रायोजित है और उसमें समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं प्रवोक करने के मामले में। अब कमीशन ने ऐसा कहा है तो वो बात सिद्ध हो गई। शाही जामा मस्जिद में न्यायालय के आदेश के अनुसार सर्वे होना था, तो उसको सुनियोजित तरीके से उसको छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य से भीड़ इकट्ठा की गई, भीड़ को वर्गलाया गया, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की और ऐसी भ्रामक बातें बताएंगे कि भीड़ बहुत उग्र थी। भीड़ पूरी तरीके से तैयार होकर के आई थी, पत्थर, गुम्मे, हथियार आदि लेकर के, और उनकी पूरी जो कार्रवाई थी असंवैधानिक थी। और उन्होंने जो हिंसा का तांडव किया, उनका अभिप्राय यह था कि किसी तरीके से ये जांच वगैरह को पूरी तरीके से खलतबल कर दिया गया। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए, पहले तो जांच में देख लें कि उसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा जी, IAS अफसर अमित मोहन जी और IPS पूर्व DGP AK जैन साहब थे। और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि इसके दौरान जो 4 मौतें हुई हैं, पुलिस के 28 कर्मचारी अधिकारी घायल हुए और जिनमें 7 को गनशॉट इंजरीज हैं। लेकिन जो 4 मौतें हुई वो पुलिस की फायरिंग या पुलिस के बल प्रयोग में नहीं हुई हैं। इसका मतलब आपस की गोलीबारी में ये मौतें हुई हैं। संभल की इस न्यायिक रिपोर्ट में भविष्य के लिए कई कड़े सुझाव भी दिए हैं, जिसमें अदालती आदेशों का सम्मान करने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर सख्त नजर रखने की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि संभल फाइल के आधार पर योगी सरकार आने वाले दिनों में क्या कानूनी एक्शन लेती है। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत पटेल जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। इसके साथ ही अशोक यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, आपका भी स्वागत है। कृष्णकांत शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है सर। और इसके साथ ही हमारे साथ विजय उपाध्याय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अशोक जी आपके पास आना चाहता हूं, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। मुझे अच्छे से याद है जब ये हिंसा हुई थी तो उस दौरान हम तमाम तरह के सवाल खड़े करते थे और बग साहब का नाम उस वक्त भी आता था। तो आप ही लोग कहते थे कि भाई बिना जांच के, बिना पड़ताल के आप लोग कैसे किसी का नाम ले सकते हैं, कैसे हमारे सांसद महोदय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अब तो जांच रिपोर्ट सामने आई है और उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि जिया उर रहमान बर्क ने हिंसा को भड़काने में, लोगों को उकसाने में अहम भूमिका निभाई। अब आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि पॉलिटिकल वेंडेटा कह देने से काम तो नहीं चलेगा ना सर। भाई जांच हुई है और जांच सबूतों के आधार पर हुई होगी। देखिए, जांच करने वाले कौन है अमित जी? DK अरोड़ा साहब रिटायर्ड जस्टिस, और उसके अलावा अमित मोहन जी और AK जैन साहब। AK जैन साहब को आप देखते होंगे आए दिन टीवी चैनल पर बैठते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम बचाव करते हैं। तो जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के बचाव टीवी पे करता है, वो व्यक्ति रिपोर्ट में क्या करेगा, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। अच्छा, जांच की रिपोर्ट की बात छोड़ दीजिए। जांच की रिपोर्ट तो सरकार, जिसकी रिपोर्ट है उसी की सरकार है, तो अपने हिसाब से रिपोर्ट बनती है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। अरे, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिखते हो, अखबार भी तुम्हारा। तो जांच रिपोर्ट आप बनाते रहिए। कहीं मुझे तो लगा कि जांच रिपोर्ट में जो 5 लोगों की जान गई थी, उसमें कहीं ये न लिखा हो कि 5 लोगों ने खुद अपने ऊपर हथियार से हमला करके आत्महत्या कर लिया, क्योंकि ये भी लिख सकते थे लोग। ये 5 लोगों की जान क्रॉस फायरिंग में नहीं गई है। ये 5 लोग अपने से अवैध असलाह उठा करके अपने आप को मार लिए और अपनी जान दे दिए। हम लोगों को लगा यही लिख देंगे उसमें। और देखिए, जिस तरह से हमारे सांसद के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, आपको याद होगा उसमें सांसद जी दिल्ली थे,
संसद सत्र चल रहा था। तो आप बताइए, दिल्ली से वो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, यहाँ पे साजिश कर रहे थे, वो तो यहाँ थे भी नहीं सांसद जी। और देखिए, संभल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं सब बात की एक बार बताऊं, संभल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह मस्जिद ढूंढना, हर जगह धार्मिक विवाद पैदा करना, इसके बैकग्राउंड में सिर्फ एक कारण है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काओ। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हैं भाई, ये दंगे खुद सरकार चाहती है। नहीं, अगर एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है अशोक यादव जी, अगर एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है तो आपके पास विकल्प बचते हैं। समाजवादी पार्टी और आपके जो सांसद महोदय हैं, इसको चैलेंज करें, क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, डिफेम किया जा रहा है, जैसा कि बर्क साहब कह भी रहे थे, हम सुन रहे थे उनको, तो उनके पास मौका है, अदालत जाए, कौन रोक रहा है उनको? देखिए अमित जी, जो विकल्प हमारे पास हैं उन विकल्पों का हम इस्तेमाल जरूर करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जनता के पास भी तो विकल्प सामने दिख रहा है, जनता के सामने भी एक विकल्प दिख रहा है, बहुत जल्द आने वाला वो विकल्प, 4-5 महीने के अंदर जनता के सामने एक विकल्प दिखने वाला है। ये एक ऐसी पार्टी जो दंगा कराती है, एक ऐसी पार्टी जो भगवान राम का धन लूटती है, एक ऐसी पार्टी जो मां गंगा का धन लूटती है, एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के दलदल में अखंड डूबी हुई है कि वही लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेसवे बना नहीं, उसका फीता भी नहीं कटा और उस पर अभी टोल टैक्स लगना शुरू हुआ, तब तक वो धस गया। तो ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी, ऐसी दंगाई पार्टी, ऐसी मतलब लुटेरी पार्टी सत्ता में है, तो उसका भी जनता के सामने विकल्प है। आपने कहा हमारे सामने विकल्प है, जनता के सामने भी विकल्प है, और इसी विकल्प से बचने के लिए आए दिन इस तरह का कुछ न कुछ खुराफात योगी सरकार कर रही है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। अब रिपोर्ट आ गई तो अब राम मंदिर चंदा चोरी पे बात न होकर के उस संभल पे जो बात होगी, अब रिपोर्ट आ गई तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस से जो था उससे बात ना होगी, संभल रिपोर्ट पे बात होगी। तो आप देखिए, आप इको सिस्टम पूरा समझिए इस सरकार का, दंगा कराने के लिए, हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा करने के लिए, हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, हर जगह धार्मिक विवाद पैदा करो। ठीक है, चलिए अशोक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में लौटूंगा, लेकिन प्रशांत जी सीधा आरोप यह है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, जब आपको इस रिपोर्ट को लाना ही था, पेश करना ही था, तो आपके पास बहुत समय था भाई, तकरीबन 2 साल का वक्त आपने इसमें क्यों लगा दिया? अब चुनाव नजदीक है, इसीलिए आपने इसको विधानसभा के अंदर पेश किया, आपने इसको रखा ताकि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा सके और चुनाव में इसका आपको फायदा हो सके। यह सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि आप राम मंदिर में हुई चंदा चोरी को दबाने के लिए इस मामले को छानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, जब नवंबर 2024 में घटना हुई थी तब भी बात कही गई थी कि हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। उस समय हमने कहा था कि हिंदू मुस्लिम को तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जिस स्थान पे घटना हुई थी वहां तो कोई हिंदू रहता भी नहीं था, एक हिंदू नहीं रहता, 40 साल पहले भगा दिए गए थे, क्योंकि सारे दंगा करने वाले मुसलमान लोग थे, टोपी वाले थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे। उस समय कोई चुनाव नहीं था, लोकसभा चुनाव भी हो गया तो लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद की घटना थी ना, उसके बाद चुनाव था ना पहले कोई रिसेंट हुआ था। अब जब रिपोर्ट आई कह रहे चुनाव होने वाले, चुनाव तो हर 6 महीने में देश में कहीं न कहीं होता है, अभी रिसेंटली हुआ है, फिर कहीं न कहीं होगा, कहीं पंचायत चुनाव होता है, कहीं निकाय चुनाव होता है, किसी प्रदेश का चुनाव होता है, और हर बात किसी घटना को हिंदू मुस्लिम कह के उसको हल्का करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम का प्रश्न ही नहीं है, हिंदुओं को तो समाजवादी पार्टी ने वहां भगवा दिया जब उनकी सत्ता रही। उसकी भी रिपोर्ट जो 40 साल पहले भी जो दंगा फर्जी एक खबर छपवा करके कि मस्जिद में सुअर फेंक दिया गया, इस तरह करके वहां कई वैश्य परिवारों को, हिंदू परिवारों को भगा दिया गया, उसकी भी रिपोर्ट कुछ समय पहले आई थी। उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। और यही बिजली चोर जियाउर रहमान बर्क है, जिसपे जब इसने कई नहीं मिली, इसका बिजली कनेक्शन काट दिया गया, फिर इसने बिजली का पैसा भरा। तो अगर ये बिजली चोर नहीं था, अगर झूठा आरोप लगाया गया था, तो इन्होंने पैसा क्यों भरा? नहीं भरना चाहिए था, लड़ते रहते, क्योंकि आप कटिया कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। अब ये भी रिपोर्ट आई है, अब पूरी रिपोर्ट कह रहे हैं कमेटी इन्होंने ऐसी बना दी। भाई, जो भी जांच कमेटियां बनती हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में बनती हैं, ये कमेटी बनी रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में बनी है, उसमें एक अधिकारी भी रहते हैं। ये तो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट भी कमेटी बनाती है तो उसमें रिटायर्ड लोग ही रहते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो रहते नहीं। समाजवादी पार्टी के समय में जो कमेटी बनती थी उसमें भी इस तरह के लोग रहते थे। इसमें तो एक्ट है, उस एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत ही बनती हैं। और हम कोई मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो तो चीजें हैं, वो दिख रही है, समय समय पर सामने आ रही है, किस तरीके से मुस्लिम दंगाइयों ने समय समय पर मंदिरों को तोड़ा, उनके ऊपर मस्जिद बनाई। और हिंदुस्तान में जितनी भी पुरानी मस्जिदें, किसी ने अपनी नींव नहीं बनाई है,
हर पुरानी मस्जिद को है मंदिर तोड़ करके बनाई गई है। उसके प्रमाण समय समय पर आते रहते हैं, चाहे भूजताला का प्रकरण हो, चाहे अभी बंगाल की एक मस्जिद हर जगह है, क्योंकि कहीं पे न्यू बनाते नहीं थे। और ये तो स्वयं चिन्ह अपने छोड़ते थे हिंदू को अपमानित करने के लिए कि देखो मैंने तुम्हारी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई है ताकि हिंदू को अपमानित किया जाए। आज जो लोग उसको क्लेम कर रहे हैं, और संभल में तो मिले हैं कुएं, जितने कुएं पाट दिए थे मुसलमानों ने, कुओं के ऊपर अपने घर बना लिए, मकान बना लिए, मजारे बना ली, वो तो सामने आ रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इंटरनेट है, जो नवंबर 2024 में घटना हुई उसको तो सारे वीडियो एविडेंस आए। 7 पुलिस कर्मियों को गोली लगी है, 28 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये तो आप लोग सब टीवी चैनल्स लाइव दिखा रहे थे किस तरीके से हमला हो रहे थे। नहीं, लेकिन प्रशांत जी, वर्ग का कहना है, वर्ग ये कह रहे हैं कि भाई जो हम एविडेंस दे रहे हैं वो तो ले ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हमने भी तो एविडेंस देने की कोशिश की, हम भी तो कह रहे थे कि भाई कुछ एविडेंस हमारे पास भी है, आप हमारे एविडेंस भी तो लीजिए, कुछ वीडियोस कुछ फुटेज हमारे पास भी है, वो भी तो आप लीजिए। कह रहे हैं हमारी सुनी नहीं, हमारी बातों को सुना ही नहीं गया, ना हमसे कुछ पूछताछ हुई, ना हमसे कुछ मांगा गया। एक तरफा रिपोर्ट है ये। अमित जी जो नवंबर 2024 की घटना हुई थी पूरी मीडिया के कैमरे के सामने हुई थी, पूरी देश भर की मीडिया कैमरे थी। ये कौन सा मीडिया, समाजवादी पार्टी के वहां कैमरे लगे थे क्या भाई? मीडिया तो सारे चैनल्स के वहां थे, उनके कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, पुलिस के कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, तो वहां तो कोई छिपाने वाली बात ही नहीं थी। 2024 की घटना है, कोई 2004 की घटना थोड़ा, कितने वीडियो कैमरे नहीं होते थे, एविडेंस नहीं होते थे, उसमें आप क्या छिपा लेंगे? वहां तो दिख रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। मोहल्ले में कोई हिंदू रहता ही नहीं था, हिंदू मुस्लिम को विषय नहीं है, सारे मुसलमान थे दंगा करने वाले, और पुलिसकर्मी तो कोर्ट के 3-4 वकील थे लोग जो गए थे जांच करने, तो यहाँ तो कोई दंगे वाला विषय नहीं था। ये तो एक तरफा हमला था, लिंचिंग का प्रयास था। जिस तरीके से मुसलमान घेर करके मारते हैं, क्योंकि कायर होते हैं, ये अकेले में नहीं लड़ते हैं, भीड़ देख के मारते हैं। जैसे कोई अकेला हिंदू मिल गया तो मारेंगे, और जैसे कोई सामने वो प्रतिकार करने वाला आ जाएगा तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जैसे जिया रहमान विक्टिम कार्ड खेल रहा है। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन कृष्णानंद जी, कांग्रेस पार्टी संभल को लेकर ये जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, संभल में जो दंगे हुए 24 नवंबर 2024 को, उसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, इसको किस रूप में देख रही है, कैसे देख रही है? और क्या समाजवादी पार्टी के एक सांसद का इसमें फंसना क्या कांग्रेस पार्टी के लिए भी चुनाव से पहले एक झटका है ये? क्योंकि खबर तो यही आ रही है कि आप दोनों एक बार फिर से मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अमित शर्मा जी, ये तो बहुत अच्छा है जो ये डिकोड जो हुआ है, जो योगी डिकोड है, इसका नाम योगी डिकोड है, ये इसमें हुआ कि कांग्रेस का नाम नहीं आया। हम तो ये सोच रहे थे कि कांग्रेस का भी कहीं कोई एमपी या एक्स एमपी या कोई मिनिस्टर का नाम जो होगा वो होगा, हमें कैसे माफ कर दिए। मैंने तो चिल्ला कर भी शर्मा जी बोला था कि मैं भी हूँ इसमें दंगे में, बट मेरा नाम तो डाले नहीं। ये तो मतलब, और ये क्या है, 1 साल पहले ये रिपोर्ट कमीशन का रिपोर्ट आ चुका था, और 1 साल बाद आज इनको याद आया कि भैया अब इसको आनंद फानन में जल्द से जल्द कैसे लाया जाए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चंदा चोरी में मेरा नाम बदनाम हो गया है, विपक्ष हम पे बहुत चढ़ रहा है। तो हम अभी डिफेंस का जो गेम हमने पूरे 2014 के पहले से अटैक गेम खेल रहे हैं, और आज बहुत दिनों बाद हम डिफेंस गेम खेल रहे हैं। तो बहुत ये डिफेंस खेलने नहीं देना है, तो अटैक कैसे किया जाए? सर तो चलो भैया, देखिए इतना बड़ा दंगा था, कृष्णकांत जी मेरी बात सुनिए भाई, इतना बड़ा दंगा था तो समय लगता है, जल्दबाजी में कोई रिपोर्ट पेश कर दी जाती तब भी आप सवाल खड़ा करते। अब पूरा समय लेकर के पूरे एविडेंस के साथ जितने भी प्रूफ थे, जितने भी सबूत थे, एविडेंस थे, फैक्ट्स थे, फिगर्स थे, सबको इकट्ठा करके सबकी जांच पड़ताल करने के बाद अगर कोई रिपोर्ट सामने आई है, अब उस पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। जल्दबाजी में कोई रिपोर्ट आ जाती तब आप कहते हैं कि भाई देखिए कितनी जल्दी इन्होंने जांच कर ली। सुने, एक IAS ऑफिसर जी, एक थे न्यायिक है, अरोड़ा, प्रसाद और जैन, भाई मुस्लिमों के खिलाफ में एक मुस्लिम कमेटी भी, एक मुसलमान को भी डाल देते हैं। जांच, महिला की जांच छोड़िए, सारे पुरुष जांच कर रहे हैं। अमित शर्मा जी, ये क्या जांच है? महिला की रेप की जांच हो रही है, और न्यायिक कमेटी में एक महिला को नहीं रखे, क्या वजह थी? कैसी ये जांच? जांच पे सवाल उठेगा। नहीं देखिए, अब आप कहते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, अब नहीं आप ये बताइए, नहीं जांच कमेटी में भी कोई किसी मुसलमान को होना चाहिए था, तभी सच्चाई सामने आती। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप सोचेंगे नहीं भाई, आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, अब हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं, बताइए हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। भाई आप कह रहे हैं कि एक मुसलमान को उसमें रखते तो दूध का दूध और पानी का पानी होता। शर्मा जी,
अमित ये कौन सी बात हुई भाई? मस्जिद में एक कमेटी आई थी जांच करने के लिए। यदि इतना ज्यादा जियाउर रहमान जी का जो है ना सिक्स सेंस है, वो भारत के संजय थे जो दूर से ही जान गए, लेकिन भारत के जो हमारा इंटेल है जो उनको नहीं पता चला कि वहां दंगा होने वाला है। लोग ईंटा पत्थर लाठी डंडे वहां इकट्ठा कर रहे हैं, और हमारे जियाउर रहमान का जो सेंसेक्स है महाभारत के संजय से भी दूर था, जो दूर से ही पहचान गए कि वहां पे जांच करने आने वाले हैं, और इतना पत्थर रख लिए। अरे थोड़ा सा लॉजिक भी समझिए, इतना भी हम लोग गधे नहीं है और अनपढ़ नहीं है। जो बता रहे विक्रम जी, जो पूर्व बीजेपी साहब बयान दे रहे हैं, उनको पता है आज तक कभी बीजेपी के खिलाफ पे बोले हैं कभी? है वो तो चापलूसी करते हैं विक्रम जी। आपको भी पता है कौन है विक्रम जी, पूर्व डीजीपी यूपी के। और तो ऐसे लोगों का बयान आप लीजिएगा, लिख दीजिएगा पूर्व डीजीपी। अरे जो तो शुरू से चापलूसी करने का काम किए हैं, तभी पोस्टिंग डीजीपी बने। आपको पता है कि डीजीपी हर कोई बन नहीं पाता है, चीफ जस्टिस हर कोई नहीं बन पाता है, जो बनता है उसको बहुत सेवा। तो इसका मतलब मैं ये मानूं नहीं, तो मैं इसका मतलब ये नहीं प्रवक्ता उनसे पूछिए, मैं कोई गलत बात नहीं, तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी डीजीपी की नियुक्ति उसी हिसाब से हो रही है जैसे यूपी में हुई है। सरकार विफल है, जो उसका इंटेल इतना कमजोर था कि दंगा होने वाले की खबर उसको था ही नहीं। वो पहले से ही उनको दंगा करने के लिए पूरी खुली छूट दिए हुए थे। सवाल ये पहले उठता है कि जब वहां जांच कमेटी जब मस्जिद पहुंच रही थी, तो जियाउर रहमान का जो नेटवर्क है वो आज तक और आपके न्यूज चैनल से भी खतरनाक था। क्या अशोक यादव जी? बहुत खतरनाक था। तो पहले से वो पत्थर रख लिए, इनका जो पुलिस को कुछ खबर नहीं आया। ठीक है, ये देखिए ऐसी जांच चुनावी जांच है ये। हाँ, ये चुनावी ठीक है, समझ गया मैं। की जाती है और ये उसका यूटिलाइज किया जाता है चंदा चोरी के बातों को दबाने के लिए ये लाया गया। ठीक है विजय उपाध्याय जी, क्या इस बात में आपको कोई दम नजर आता है क्या कि जानबूझ करके चुनाव से ऐन पहले इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, इसको सामने लाया जाता है, ताकि चंदा चोरी पर जो विवाद छिड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का एक काउंटर है ये? और क्या वाकई में ऐसा है तो इसका फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, राजनीतिक लोग जो काम करते हैं उसमें राजनीति छिपी होती है। इसमें जो बात कृष्णकांत शर्मा कह रहे हैं, उनकी पार्टी भी बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में शासन में रही है और सरकार चलाने का बहुत लंबा अनुभव है। तो वो बात जो कह रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है कि विधानसभा के सत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसलिए इस रिपोर्ट को रखा ताकि डिबेट चेंज हो जाए। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और एक राजनेता ही दूसरे राजनेता को बेहतर समझता है। तो ये जो बात कह रहे हैं उसको न मानने का कोई कारण नहीं है। लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 जो है उसमें साफ लिखा है कि जब भी कोई न्यायिक आयोग बनेगा तो वो घटना की पड़ताल करेगा और सुझाव देगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। जैसे मुजफ्फरनगर दंगे के समय विष्णु सहाय आयोग का गठन हुआ था, वो भी न्यायिक आयोग था, उसने भी अपनी रिपोर्ट विधानसभा में रखी थी और ये रिपोर्ट भी विधानसभा में आई है। टाइमिंग को लेकर निश्चित तौर पर राजनीति हो सकती है, जो शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही हो सकता है ये, लेकिन उस रिपोर्ट में घटना का ब्यौरा भी है, घटना के कारणों की पड़ताल भी है और साथ में उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। ये जो इन्होंने कहा कि भाई फेल्योर कैसे, इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हो गया, इसकी भी पड़ताल उस रिपोर्ट में हुई है कि बड़ी संख्या में लोग वहां आ गए और जाहिर बात है कि प्रशासन को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इतना ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, इतना ज्यादा हिंसा हो जाएगी और इस तरह की घटनाएं हो जाएगी। तो घटना तो हो गई, तो वो फेल्योर तो है, लेकिन अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उसकी फाइंडिंग दी है और सजेशन दिए हैं। तो अब उस सजेशन पे सदन में तो अभी चर्चा नहीं हुई, शायद अगले 6 महीने में जब फिर से सदन बैठेगा तो वहां चर्चा हो सकती है। होगी कि नहीं होगी ये तो अपोजिशन और सत्ता पक्ष तय करेंगे। लेकिन संभल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन संभल की हिस्ट्री ऐसी है, वहां दंगों का लंबा इतिहास है। 47 के बाद से ढेर सारे दंगे हुए हैं और ढेर सारी मौतें हुई हैं और उस पर राजनीति होती रही है। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा देरी से जुड़े, जो कि पूर्व डीजी हैं यूपी के। स्वागत है सर आपका। विजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, माफ कीजिएगा सूर्य कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं
कि समाजवादी पार्टी तो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि भाई ये तो पॉलिटिकल जांच हुई है और पॉलिटिकल जांच किस तरीके से होती है हम सभी को पता है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब भी किसी एसआईटी का गठन होता है तो एसआईटी तो फैक्ट्स पर काम करेगी, फिगर्स पर काम करेगी, एविडेंस के आधार पर काम करेगी, लेकिन इस पर भी संदेह पैदा किया जा रहा है। बिल्कुल भाई साहब, अच्छा ये होगा जी कि आप सब लोग जितने बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग सहमत होंगे कि अलग अलग पार्टियों का शासन प्रदेश में आता है और फिर कुछ सालों बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन पुलिस वही रहती है। इसलिए सबसे समाज के, पूरे समाज के हित में, पार्टियों के हित में यही बात है कि पुलिस का यथासंभव कोशिश की जाए कि हम लोग राजनीतिकरण न करें, उसको राजनीति की दृष्टि से न देखें। जैसे अभी विक्रम सिंह साहब की बात हो रही थी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, तो विक्रम सिंह जी डीजी पुलिस रहे जरूर हैं, लेकिन याद होगा वो भाई साहब मायावती जी जब बहन जी रही हैं मुख्यमंत्री, यानी बसपा सरकार थी, तो उस समय वो डीजी पुलिस रहे हैं। और इसी तरह जैसे ये जो अधिकारीगण अलग अलग शासन काल में रहे हैं, ये उसका ये तात्पर्य नहीं होता कि पुलिस की जो जांच होती है, आपने भी सुना कि वो एक न्यायिक सुपरविजन में होती है। और जब चार लोग बुद्धिजीवी बैठते हैं, कोई न्यायमूर्ति बैठते हैं, कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठते हैं, कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, तो वहां पर फिर ये पक्षपात पूर्ण बातें होने के बजाय एक स्वस्थ बातें होती हैं कि भाई सबूत क्या है, सबूत के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएं और सबूत के आधार पर ही निर्णय लिए जाएं, निष्कर्ष निकाले जाएं। और उससे भी बड़ा लक्ष्य होता है कि एक घटना हो गई, मान लो एक दंगा हो गया, लेकिन आगे से पुनरावृत्ति यथासंभव न हो। यद्यपि ये भी कटु सत्य है कि सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी दोबारा कहीं दूसरे जिलों में, दूसरे स्थानों, दूसरे समय में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से अपने अपने आकस्मिक क्रोध भी आ जाता है किसी ग्रुप को। अगर मान लो कोई एकाएक घटना हुई, कोई निर्णय आया, या कोई किसी एकाएक, कभी कभी तो बड़ी छोटी छोटी बातों पर आपको याद होगा कि एक साइकिल वाला एक रिक्शे वाले से भिड़ गया अमीनाबाद में, और इसी बात पर लड़ाई दोनों करने लगे, उसके भी साथ जानने वाले आ गए, उसके भी जानने वाले आ गए, और दंगा होने लगा। उसके साथ मोहल्ले के लोग आ गए और वो अच्छा खासा हिंदू मुस्लिम दंगे में बदल गया। अब कोई उसमें पूर्ण योजना या पूर्ण निर्धारण इस बात का नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि जब उनके मन में कुछ इस प्रकार की सांप्रदायिक भावना रहती है, दूरी की, नफरत की, जो भी कह लें, तब इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। और जहां तक इसकी टाइमिंग की बात है तो भाई साहब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अभी मान लीजिए कि अगस्त शुरू हुआ है, जो यूपी में चुनाव है वो लगभग फरवरी मार्च तक, अप्रैल तक होने का है। तो मैं नहीं समझता कि अब और अगर और बाद में रिपोर्ट आती तो ये कहा जाता कि बिल्कुल चुनाव के करीब में रिपोर्ट आ गई, और इसलिए उसके राजनीतिक निहित अर्थ निकालने के बजाय मैं तो समझता अभी उस पर बातचीत भी नहीं हुई, केवल रिपोर्ट रख दी गई। नियम है कि हाँ, जो ऐसा रिपोर्ट बनाई जाए उसको पेश किया जाए, और जो अपना अपना जहां तक राजनीतिक निहितार्थ निकालने की बात है, स्वाभाविक भाई साहब उसमें भी हम लोगों को कोई आश्चर्यचकित या बुरा मानने की बात नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी लेकिन सर आप तो इतने वरिष्ठ अधिकारी रहे सर, क्या मैं आ रहा हूँ कृष्णकांत जी, मैं आ रहा हूँ कृष्णकांत जी, मैं आपके सवाल से ही जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूँ सर। लेकिन आपने सुना होगा अभी कृष्णकांत जी को, वो ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों से जुड़ा हुआ मसला है, उसमें जो कमेटी बनाई उसमें मुसलमान ही नहीं है। बताइए बिना मुसलमान के जांच कैसे पूरी होगी? ये एक नजरिया हो सकता है जी, लेकिन मैं बताऊं कि मुझे लगभग 36 वर्ष का पुलिस के कामों का अनुभव है। उस दृष्टि से भाई साहब आप जानते हैं कि कोई घटना होती है तो एक विवेचना अधिकारी सामान्यतः तैनात होता है, आईओ जिसको कहते हैं। तो आईओ अब जरूरी नहीं है कि जो भारतीय दंड विधान में प्राविधान है वो उसमें और जो भारतीय न्याय संहिता में जो प्राविधान है उनकी तफ्तीश करने के लिए, मामलों की, मुकदमों की विवेचना करने के लिए एक आईओ तैनात किया जाता है। इसमें तो फिर भी जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन वो ये कहना
ठीक नहीं रहता। और बताऊं आपको कि एक स्वस्थ समाज के लिए, एक समावेशी समाज के लिए ये अच्छा यही रहेगा कि वो निष्पक्षता की भावना हमारे हर सदस्य में भी रहे, हर पदाधिकारी में भी रहे, पुलिस में भी रहे। और इस प्रकार अगर हम लोग कहने लगेंगे कि वो हमारी बिरादरी का नहीं है, वहां की लोकल आइडिया उनको नहीं था। मुसलमान जगह पे घटा था, मुसलमान के ही बीच में हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था कि कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में हुआ था। जो घटना घटी थी वो पुलिस प्रशासन और वहां पे मुस्लिम समुदाय के बीच में था। तो जो वहां के एक जो धर्म से, अब देखिए कहीं ना कहीं हमारे भी नफरत भरा जाता है, आज भरा जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो पाकिस्तानी है, वो या हमारा हक छीन रहा है। तो ये जो धीरे धीरे जो आग जो जहर भरी जा रही है, आज देखिए आज जो फजियत देश में जो हुई है, जो नीट एग्जाम का, वो उसका नुकसान बहुत ज्यादा। मेरा निवेदन ये है कि जब आप बोल रहे थे तो देखिए किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, ये उचित नहीं है कि जब मैं कोई बात अपनी कह रहा हूं तो मेरा निवेदन ये है कि आप उसको सुन लीजिए। और जब इसी बात के लिए एंकर होता है मीटिंग में कि जब एंकर आपसे कोई प्रश्न पूछें तो एक स्वस्थ डिस्कशन का यही मकसद होता है कि तब आप अपनी बात कहिएगा। तो मेरा निवेदन ये है कि अभी आप सुन लीजिए और फिर उसके बाद जहां तक ये बात और उठी कि वो चढ़ावा चोरी की बात, तो आप खुद ही सोचिए कि इसमें जो लोग पकड़े गए बैंक के संविदा कर्मचारी थे, 8 आदमी पकड़े गए जो चोरी कर लेते थे। और उसके बाद वो 8 पकड़े गए, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और उसकी तफ्तीश भी हो रही। और आपने देखा कि मामला माननीय, बिल्कुल सही बात है, बहुत आगे तक बढ़ चुका है सर, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। प्रशांत जी 30 सेकंड में आपका जवाब, क्या कार्रवाई की उम्मीद करें अब तो, क्योंकि अगर जांच रिपोर्ट आ चुकी है तो फिर सरकार को उस दिशा में बढ़ना होगा आगे। बिल्कुल, जांच रिपोर्ट आई, उससे आगे कार्रवाई होगी। अगर उससे विधानसभा के पटल पे रखी जाएगी, उस पर चर्चा भी हो सकती है। और उस पर तो कार्रवाई, जो लोग दंगा करने वाले थे तो लगातार वहां पे कार्रवाई हो रही है, आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। और शर्मा जी ने तो बिल्कुल वही मेरी बात कही कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का प्रश्न ही नहीं था, ये तो मुसलमानों ने पुलिस पे हमला किया था। और मुझे तो याद है, मैं उस दिन टीवी चैनल पे देख रहा था, सारे कैमरों के सामने हमला हुआ है। यहाँ तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहाँ तो कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कौन हमलावर था, कौन वहां पे। बिल्कुल सही बात है। अशोक जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। अशोक जी देखिए, अभी हमारे भाजपा के साथी बड़े हिंदू कर रहे थे, हिंदू अपमानित कर रहे, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंदू अपमानित हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जंतर मंतर पे जो हमारी बेटी, जो बहन थी जिसके पीछे दिल्ली पुलिस डंडा घुसा रही थी, वो बहन या बेटी हिंदू थी कि मुसलमान थी? जिन बेटियों के कपड़े फाड़े गए वो हिंदू थे कि मुसलमान थी? जिन बच्चियों के पेपर लीक कराए गए वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? जिन बच्चों के ऊपर, चलिए कृष्णकांत जी जल्दी से, हाँ फटाफट सर, समय बहुत कम बचा मेरे पास। जिन बच्चों के ऊपर आंसू गए थे, बोले आपने म्यूट कर रखा है सर, म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए। जो डिकोड है जल्दबाजी में तो नहीं लाया गया है, 1 साल पहले इसका हो गया था जांच, 1 साल बाद इसलिए लाया गया है क्योंकि चुनाव नजदीक है। और सबसे ज्यादा जो फजियत हुई थी जंतर मंतर पे और जो चंदा चोरी में सरकार बैकफुट पे था, उसको फ्रंट फुट पे। ठीक है विजय जी आप बोलिए। ठीक है सर, समय बहुत कम है। विजय जी नहीं, मैं तो बस इतना ही, मुझे एक आपत्ति थी कि शर्मा जी कह रहे हैं कि मुस्लिम की जांच मुस्लिम ही करें, मुस्लिम मसलों की, यानी पूरे संवैधानिक व्यवस्था को पलट दिया। और शायद कांग्रेस अगर इस तरीके की पॉलिसी रखती है तो कल को ये कहेंगे कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट दे। बिल्कुल सही कहा आपने। समय मेरे पास इतना ही है, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या अब 2027 का जो रण है वो एक तरफ है राम मंदिर चंदा चोरी, जिसको विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है, तो दूसरी तरफ अब संभल की जो फाइल है वो भी खुल चुकी है और उसमें समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच में जो मुकाबला होगा, जीत किसकी होगी, इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।